हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एजुकेशन पर बनियापुर के ऑनलाइन क्लासेज में। मैं आज लेके आया हूँ बायोलॉजी का 5वां चैप्टर का 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए दो टॉपिक, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत और सलग्नता और पुनर्योजन। आज हम इन्हीं दो टॉपिकों पे बात करेंगे। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत क्या है। तो वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत बताने के पहले मैं आपको कुछ चीजें याद दिला दूं। मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया था मटर के पौधा पे, वह सफलतापूर्वक प्रयोग करने के 34 साल बाद उनकी प्रयोगों की क्या मिली, मान्यता मिली। जब 3 वैज्ञानिकों ने, जिनका नाम था सेनमार्क, कॉरेंस और ह्यूगो डिवरीज, इन 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर उनके प्रयोगों की मान्यता दिलाई। अब मैं आज जो पहले बताने वाला हूं वो ये बताने वाला हूं कि मेंडल के ये प्रयोग के पुष्टिकरण में देरी के क्या कारण थे। आखिर ऐसे कौन से कारण थे जो मेंडल के प्रयोगों के पुष्टिकरण में देरी हुई, उस कारण के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि मेंडल के प्रयोगों के पुष्टिकरण में देरी के जो कारण थे वह कितने थे। मुख्य रूप से 4 कारण थे। पहला कारण वो ये था कि उस समय में जो संचार व्यवस्था थी, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश पहुंचाने की जो सुविधा थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। दूसरा इसका कारण था कि मेंडल ने यह कहा था कि अलील एक दूसरे के साथ सम्मिश्रित नहीं होते। यह किसने कहा था? मेंडल ने कहा था। चाहे वो प्रभाविता का नियम हो, स्वतंत्र अभिवन का नियम हो या पृथक्करण का नियम हो, उसमें मेंडल का यही कारण था कि अलील एक दूसरे के साथ क्या नहीं होते, सम्मिश्रित नहीं होते। उस समय के वैज्ञानिकों को यह बातें अच्छी नहीं लगी क्योंकि वे लोग प्रकृति की विविधता के आभासी सतत के परिचित थे। क्योंकि उन लोगों को यह बात मानने के लिए तैयार नहीं थे कि जब एक अलील दूसरे अलील के साथ मिलता है तो वो सम्मिश्रित नहीं होता। ये बात मानने के लिए उस समय के वैज्ञानिक ये तैयार नहीं थे। यानी दूसरा कारण था कि मेंडल का यह कहना कि अलील एक दूसरे के साथ सम्मिश्रित नहीं होते, वैज्ञानिकों ने इस बात को नहीं माना। तीसरा कारण क्या था कि मेंडल द्वारा जो सांख्यिकी का प्रयोग किया गया, उस समय वैज्ञानिक लोग जो थे वह उसको स्वीकार नहीं किए, क्योंकि उनका यह मानना था कि बायोलॉजी में मैथमेटिक्स का कोई रोल नहीं होता। इसलिए उन्होंने इस बात को मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। चौथा था कि मेंडल ने जो कारक शब्द बताया, जिसको आजकल जीन हम लोग बोलते हैं, उसका कोई भौतिक प्रमाण नहीं दे पाए। यही 4 वजह था कि जो मेंडल के जो प्रयोग थे वह पुष्टि होने में 34 वर्ष लगा दिए। ठीक है, यानी यहाँ पे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेंडल के जो सफलतापूर्वक मटर के ऊपर प्रयोग जो किए थे वह प्रयोग 1865 में कंप्लीट हुए थे। फिर उनकी ये प्रयोग की पुष्टि 1900 ईस्वी में हुई। यानी 34 वर्ष क्यों लगा, इसके क्या वजह थे? तो इसके यही 4 वजह थे। ठीक है, अब मैं दूसरी बात बता रहा हूं कि मेंडल के खोजों के प्रकाशित होने के 34 वर्ष बाद जब मान्यता मिल गई, तो इस समय तक जब उनकी मान्यता मिल गई, यानी सन 1900 में तक वैज्ञानिकों ने कोशिका विभाजन के बारे में अच्छे माइक्रोस्कोप की सहायता से बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर ली थी। यानी 1900 ईस्वी में उन्होंने माइक्रोस्कोप की सहायता से कोशिका विभाजन के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर ली थी। उन्होंने इससे उन लोगों को यह ज्ञात हो चुका था कि कोशिका के मध्य में, यानी कोशिका के मध्य में क्या होता है, केंद्रक होता है। किस समय पता चला? सन 1900 में, जब इनके प्रयोगों की पुष्टि हो गई थी, उस समय तक लोगों को यह पता हो गया कि कोशिका के मध्य में केंद्रक होता है, जिसके अंदर यानी केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन के धागे रहते हैं। किसके धागे रहते हैं? क्रोमेटिन के धागे रहते हैं। जो क्रोमेटिन के धागे रहते हैं वह केंद्रक विभाजन के समय क्रोमोसोम के रूप में परिलक्षित होते हैं। क्रोमोसोम के रूप में परिलक्षित का मतलब क्रोमोसोम के रूप में दिखाई देते हैं। कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम विभाजित होकर 2 क्रोमेटिड्स बनाते हैं। कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम कितने भाग में बढ़ते हैं? 2 भाग में बढ़ते हैं, जो 2 क्रोमेटिड्स बनाते हैं। सन 1902 ईस्वी में यह ज्ञात हो चुका था कि अर्धसूत्री विभाजन के पहले केंद्रक के अंदर अवस्थित जो क्रोमोसोम होते हैं,
उनकी संख्या विभाजन के बाद आधी हो जाती है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जीन जो होते हैं या क्रोमोसोम जो होते हैं वो जोड़े के रूप में होते हैं। जब ये युग्मक बनते हैं तो इनकी संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। ठीक है, यानी कैपिटल टी में से अगर युग्मक बनेंगे तो एक टी आपका युग्मक बनेगा। यही बात ये कह रहा है कि 1902 में यह ज्ञात हो चुका था कि अणुसूत्री विभाजन के पहले केंद्रक के अंदर मौजूद जो क्रोमोसोम होते हैं वह विभाजन के बाद कितने हो जाते हैं, आधी हो जाती है। इसे ही मेंडल ने उसको क्या कहा, कारक कहा, जिसे आजकल हम लोग जीन के नाम से जानते हैं। यानी क्रोमोसोम जो केंद्रक विभाजन के समय आधी हो जाती है उसको मेंडल ने कारक कहा, लेकिन अब उससे हम लोग क्या कहते हैं, जीन के नाम से जानते हैं। अब मैंने तो ये बता दिया, ये आपको मुख्य रूप से बात बताई कि मेंडल के प्रयोग में जो पुष्टिकरण हुए मेंडल के प्रयोग के, उसके लेट होने के कारण क्या थे। दूसरी बात कि जब उनका प्रयोग की पुष्टि हो गई उसके बाद वैज्ञानिकों को जो ये मेंडल ने कारक शब्द जो भौतिक प्रमाण जिसका नहीं दिया था उसका भौतिक प्रमाण वैज्ञानिकों को मिल गया। अब उसके बाद क्या हुआ, अब मैं वही चीज आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके निकल सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये हो सकता है कि मेंडल के प्रयोग के पुष्टिकरण में देरी के क्या कारण थे, तो ये आप 4 कारण लिख सकते हैं। दूसरी कारण आपसे पूछ सकता है कि मेंडल की खोज प्रकाशित होने में कितने वर्ष लगे, तो आपके 34 वर्ष लगे। तीसरी बात पूछ सकते हैं कि मेंडल जो क्रोमोसोम होते हैं वह कोशिका में कहां होते हैं, तो कोशिका के केंद्रक में होते हैं। तीसरी बात यहाँ पे पूछी जा सकती है कि क्रोमोसोम जो होते हैं केंद्रक विभाजन के समय क्या बनाते हैं, तो 2 क्रोमैटिड्स बनाते हैं। अगला ये पूछ सकता है कि कब यह पता चला कि क्रोमोसोम और सूत्री विभाजन के पहले जो केंद्रक के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वह विभाजित होने के बाद वह आधे हो जाते हैं, तो सन 1902 में। ठीक है, इतने चीज जीन किसे कहा गया, तो यह आप कह सकते हैं कि केंद्रक के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वह अणुसूत्री विभाजन के पहले उनकी संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन के नाम से जानते हैं, या हम इसको कारक के नाम से जानते हैं। अब मैं आप लोग को जो बता रहा हूं वह यह है कि वंशागति का क्रोमोसोम जो सिद्धांत है वह किसने दिया था और उनका नाम क्या था, यही चीज आप लोग को जानना है। तो चलिए वो भी मैं बता देता हूं। याद रखेंगे, आज एकदम टर्म वाइज क्लियर होते जाएगा ताकि कोई आपको क्वेश्चन लिखने में कोई तरह की दिक्कत ना आए। देखिए, वंशागति का क्रोमोसोमवाद, वंशागति का क्रोमोसोमवाद वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने दिया था। इसको सटन और बोवेरी शॉर्टकट में हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। यानी वंशागति के क्रोमोसोमवाद के जो सिद्धांत थे वो किसने दिए थे, वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने दिया था। अब हम कहेंगे कि इन्होंने जो क्रोमोसोम का सिद्धांत दिया, इन्होंने जो क्रोमोसोम का सिद्धांत दिया उसमें इन्होंने क्या बताया, आखिर इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या बताया क्रोमोसोम के सिद्धांत के रूप में। तो मैं आपको बता दूं कि क्रोमोसोम सिद्धांत के अनुसार पहला तो यह होता है कि गुणसूत्र भी जीन की तरह ही व्यवहार करते हैं। गुणसूत्र भी जीन की तरह ही व्यवहार करते हैं। दूसरा यह है कि इन्होंने मेंडल के नियम को क्रोमोसोम की गतिविधि से समझाया। इन्होंने
मेंडल के नियम को क्रोमोसोम की गतिविधि से समझाया। ठीक है। थर्ड ये था, इन्होंने बताया कि जीन के समान ही गुणसूत्र युग्म के रूप में पाए जाते हैं। इन्होंने बताया कि जीन के समान ही गुणसूत्र भी युग्म के रूप में होते हैं, युग्म के रूप में होते हैं तथा एक अलील के दोनों जीन तथा एक अलील के दोनों जीन एक अलील के दोनों जीन समजात गुणसूत्र के समजात स्थान पर होते हैं, समजात स्थान पर होते हैं। देखेंगे इस चीज को समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वंशागति के क्रोमोसोम जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत की खोज किसने की थी? वाल्टर सटन और थियोडोर बोबेरी ने दिया था। इन्होंने बताया था क्रोमोसोम सिद्धांत के अनुसार कि गुणसूत्र जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है क्रोमोसोम, गुणसूत्र भी जो होते हैं वो जीन की तरह ही व्यवहार करते हैं। जो मेंडल ने कारक बताया, ठीक कारक के समान ही गुणसूत्र भी क्या करते हैं? बिहेव करते हैं। ठीक है। दूसरा है कि इन्होंने मेंडल के नियम को, मेंडल ने जो नियम थे, इन्होंने क्रोमोसोम के रूप में उसको समझाया। तीसरा, इन्होंने इस सिद्धांत के अनुसार यह बताया कि जीन के समान ही गुणसूत्र भी युग्म के रूप में होते हैं, युग्म ने जोड़े के रूप में होते हैं। ठीक है। और एक अलील किसको कहा जाता है? जीन के वैकल्पिक रूप को। एक अलील के दोनों जीन समजात गुणसूत्र के समजात स्थान पर होते हैं। अब कहिएगा ये क्या होता है? समजात गुणसूत्र के समजात स्थान पर क्या होता है? देखिए ये चित्र द्वारा समझ रहे हैं। देखिए ये हम क्रोमोसोम मान लिया, तो यहां पे आपको कह रहा है कि एक अलील के दोनों जीन, ये एक अलील है और ये एक अलील है, एक अलील के दोनों जीन समजात गुणसूत्र के समजात स्थान पर होते हैं। एक इस पे रहता है, उसी प्रकार से इसका एक इस पे और एक इस पे होता है। यानी ये आपका हो गया जीन और ये हो गया आपका गुणसूत्र। ठीक है। तो इसका कहने का मतलब कि समान एक अलील के दोनों जीन जो होते हैं समजात गुणसूत्र के समजात स्थान पर होते हैं। ठीक है। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो ये बताने वाला हूं कि जब मैंने आपको बताया ये पहले इन्होंने जो सिद्धांत बताया कि गुणसूत्र भी जीन की तरह ही व्यवहार करता है, यानी गुणसूत्र या जीन दोनों एक ही जैसा व्यवहार करता है। इसकी तुलना हम कैसे करेंगे? कैसे हम मानेंगे कि गुणसूत्र या क्रोमोसोम जो होता है वह हूबहू जीन की तरह ही बिहेव अपना लक्षण जो होता है प्रकट करता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। यानी दोनों में तुलना करेगा। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या उठेगा ये भी मैं बता रहा हूं। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने दिया था? तो आपका आंसर क्या होगा? वाल्टर सटन और थियोडोर बोबेरी ने। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है कि क्रोमोसोम सिद्धांत क्या थे? तो यहाँ पे लिखेंगे कि वाल्टर सटन और थियोडोर बोबेरी के अनुसार क्रोमोसोम सिद्धांत के अनुसार गुणसूत्र भी जीन की तरह व्यवहार करते हैं। दूसरा, इन्होंने मेंडल के नियमों को क्रोमोसोम या गुणसूत्र की गतिविधि से समझाया। और तीसरा, इन्होंने बताया कि जीन के समान ही गुणसूत्र भी क्या होते हैं? युग्म के रूप में होते हैं और एक अलील के दोनों जीन समजात गुणसूत्र के समजात स्थान पर होते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं अगला पॉइंट कि जीन और क्रोमोसोम
यानी जीन और गुणसूत्र में तुलना क्या है, यानी हम दोनों के बीच तुलना करके देखते हैं कि दोनों में ऐसा क्या चीज है कि दोनों एक समान ही लगते हैं। तो चलिए आपको एक साइड जीन लिख देते हैं और एक साइड हम गुणसूत्र लिख देते हैं, गुणसूत्र। ठीक है, पहला हम ये लिखेंगे, दोनों में तुलना करते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है जीन और क्रोमोसोम के व्यवहार की तुलना करें, तो पहले तो ये लिख सकते हैं कि ये जोड़े के रूप में होते हैं, ये जोड़े के रूप में होते हैं। तो गुणसूत्र या क्रोमोसोम भी जो होते हैं ये जोड़े के रूप में होते हैं, जोड़े के रूप में होते हैं। ठीक है, दूसरा ये कि जीन जो होते हैं वो युग्मक निर्माण के समय पृथक हो जाते हैं। ये युग्मक निर्माण के समय पृथक हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। पृथक हो जाने का मतलब अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से ये भी युग्मक निर्माण के समय जो होते हैं गुणसूत्र भी क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। ये भी युग्मक निर्माण के समय पृथक हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। ठीक है, तीसरी तुलना यह है कि ये युग्मक में जीन के जोड़ों में से केवल एक ही जीन रहता है। एक युग्मक में जीन के जोड़े में से केवल एक जीन ही रहता है। ठीक है, एक जीन ही रहता है, उसमें भी यानी क्रोमोसोम के अंदर यानी गुणसूत्र के अंदर भी किसी युग्मक में समजात क्रोमोसोम के जोड़े में से केवल एक ही आ पाता है। यानी एक युग्मक गुणसूत्र के अंदर भी होगा, एक युग्मक में समजात क्रोमोसोम के जोड़े में से समजात क्रोमोसोम के जोड़े में से केवल एक गुणसूत्र ही आ पाता है। ठीक है, चौथा है इसके जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विसंयोजित होते हैं। इसके जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विसंयोजित होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। उसी तरह से अलग अलग क्रोमोसोम के जोड़े भी स्वतंत्र रूप से विसंयोजित होते हैं। अलग अलग क्रोमोसोम के जोड़े भी स्वतंत्र रूप से विसंयोजित होते हैं। ये मैं आपको बताया कि जो जीन और गुणसूत्र में समानता है वह क्या है। यानी जीन और गुणसूत्र में, जीन और क्रोमोसोम में अगर आपसे तुलना पूछी जाए तो ये चीज आप नोट करोगे, लिखोगे कि ये जोड़े के रूप में होते हैं, ये भी जोड़े के रूप में होते हैं, ये युग्मक निर्माण के समय पृथक हो जाते हैं, ये भी युग्मक निर्माण के समय पृथक हो जाते हैं। ये युग्मक के जीन में जोड़े में से केवल एक ही जीन रहता है, इसमें भी युग्मक में समजात क्रोमोसोम के जोड़े में से केवल एक गुणसूत्र ही आता है। ये जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विसंयोजित होते हैं। ये अलग अलग क्रोमोसोम के जोड़े भी स्वतंत्र रूप से विसंयोजित होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों में क्या सिमिलरिटी है, तो ये सिमिलरिटी है जीन और क्रोमोसोम में।
जीन या गुणसूत्र में, जीन और गुणसूत्र में यही सिमिलरिटी है कि ये भी जोड़े में और ये भी जोड़े में, ये भी युग्मक निर्माण के समय अलग हो जाते हैं, ये भी युग्मक निर्माण के समय अलग हो जाते हैं। ये युग्मक के जीन के जोड़े में से केवल एक जीन ही रहता है, एक युग्मक के समजात क्रोमोसोम के जोड़े में से केवल एक गुणसूत्र ही रहता है। इसके जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विसंयोजित होते हैं, तो इसमें अलग अलग क्रोमोसोम के जोड़े भी स्वतंत्र रूप से विसंयोजित होते हैं। ठीक है, ये रहा आपका वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। अब मैं जो आपको बता रहा हूं वो बता रहा हूं संलग्नता और पुनर्योजन, यानी संलग्नता और पुनर्योजन क्या है। ये तो बहुत लंबी टॉपिक है, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में, आपके जो बुक में जितनी चीजें, इस चैप्टर में जितनी बात बतानी है मैं उतना ही बताऊंगा, और आगे की वीडियो में मैं आपको संलग्नता के बारे में पूरी विस्तार से आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए आप लोग को बताते हैं संलग्नता और पुनर्योजन, एकदम थोड़े से टॉपिकों के रूप में कि संलग्नता क्या होता है और पुनर्योजन क्या होता है। संलग्नता को इंग्लिश में हम लोग लिंकेज बोलते हैं और पुनर्योजन को रिकॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपको बता रहे हैं संलग्नता और पुनर्योजन। ध्यान देंगे, संलग्नता और पुनर्योजन यानी लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन होता क्या है। देखिए, बहुत ही जानने जो चीज है संलग्नता। ये संलग्नता जो है ये मेंडल के नियम का अपवाद भी है। मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे ये मेंडल के नियम का अपवाद है, कैसे यहाँ पे मेंडल के जो नियम थे वह इस संलग्नता के नियम जो होते हैं वो मेंडल के नियम के ठीक विपरीत है। ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ध्यान देंगे, पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन आपको बता दूं कि संलग्नता क्या है। तो एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी ध्यान देंगे इस चीज को, एक ही गुणसूत्र पर एक ही क्रोमोसोम, क्योंकि जीन कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम पर होते हैं, और एक क्रोमोसोम पर कई जीन होते हैं। तो एक ही गुणसूत्र पर स्थित जो होते हैं सभी जीनों का एक साथ वंशागत होना। वंशागत होने का मतलब होता है पैतृक गुणों का संचरण, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। वंशागत का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। कभी भी आपसे कोई पूछे वंशागत का मतलब होता है जैसे हम लोगों का जो गुण है वो हम लोग के माता पिता से आता है, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, हम लोगों से हमारे बच्चे में जाएगा तो तीसरी पीढ़ी में, इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी ये गुणों का जो जाना होता है वो वंशागत कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, एक ही गुणसूत्र पर स्थित जो जीन होते हैं उनको एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संलग्नता के नाम से जानते हैं। यानी एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों का एक साथ होने की एक साथ जो होते हैं वंशागत होने की प्रवृत्ति संलग्नता कहलाती है। अब संलग्नता का उदाहरण जो देखेंगे कि संलग्नता के उदाहरण क्या है, तो जैसे मनुष्य में गंजापन, मनुष्य में गंजापन यानी जैसे अगर देखते हैं कि पिता का जेनेटिक्स हम लोग देखते हैं कि पिता के बाल जो है झड़ गए हैं, यानी गंजे हो गए, तो उनके बच्चे भी क्या हो जाते हैं, गंजे हो जाते हैं। तो ये जो जेनेटिक्स जाते हैं यानी पूरे के पूरे, ऐसा बहुत कम होता है लेकिन बहुत जगह ऐसा देखा जाता है। इसमें संलग्नता मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि संलग्नता दो प्रकार की होती है, पूर्ण संलग्नता और अपूर्ण संलग्नता। तो आपको बताऊंगा उसमें कि कैसे क्या होता है। मैं आपको यहाँ पे छोटे से टॉपिक में, ये आपको इस चैप्टर में थोड़े से ही आपको बताना है, इसलिए मैं उतना ही आपको बताने वाला। आगे की जब आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आगे की वीडियो में मैं संलग्नता पे एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आप लोगों को संलग्नता के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो ध्यान देंगे, एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति होती है जिसे हम लोग संलग्नता कहते हैं। जैसे मनुष्य में जो होता है गंजापन होता है, इसके अलावा हीमोफीलिया, मायोपिया, हीमोफीलिया एक रोग है, मायोपिया आदि, ये संलग्नता के उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोग को बता रहा हूं कि संलग्नता के अलावा एक चीज और पूछता है, संलग्न जीन। ये चीज ध्यान दीजिए, संलग्न जीन क्या होते हैं, संलग्न जीन। तो ध्यान देंगे इस चीज को, संलग्न जीन कहलाता है कि जीन जो एक ही गुणसूत्र पर स्थापित होते हैं
और एक साथ वंशागत होते हैं। जीन जो एक ही गुणसूत्र पर स्थापित होते हैं, ठीक है। जीन जो एक ही गुणसूत्र पर क्या होते हैं, स्थापित होते हैं और एक साथ वंशागत होते हैं, और एक साथ वंशागत होते हैं। वंशागत होने का मतलब आपको पता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और एक साथ वंशागत होते हैं, तो उसे संलग्न जीन कहा जाता है। संलग्न जीन कहा जाता है। कोई आपसे पूछे कि संलग्न जीन क्या है, तो जीन जो एक ही गुणसूत्र पर, यानी एक गुणसूत्र पर जितने भी जीन होते हैं वह पूरे के पूरे जीन का वंशागत होना, जो जीन के माध्यम से जो वंशागत होता है उसको हम लोग संलग्न जीन के नाम से जानते हैं। यानी संलग्न जीन किसे कहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जीन जो एक ही गुणसूत्र पर स्थापित होते हैं और एक साथ वंशागत होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, संलग्न जीन के नाम से जानते हैं। संलग्नता की जो खोज थी, यानी संलग्नता की खोज सबसे पहले पुनेट और वैटसन, ये दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले संलग्नता की खोज की थी। इन्होंने अपना प्रयोग मीठी मटर पे किया। मीठी मटर, जिसको स्वीट पी कहते हैं अंग्रेजी में, मीठी मटर पर यह अपना प्रयोग किए। यानी संलग्नता का जो, जिसको हमने बोला मीठी मटर एक उदाहरण है अपूर्ण प्रभाविता का भी, मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बता रखा है। तो क्योंकि उसमें प्रभाविता के नियम लागू नहीं होता है, यानी मेंडल के नियम का विचलन करता है, याद आया आपको। तो इसमें भी ये जो होता है, मीठी मटर पे इन्होंने, जो ये दो वैज्ञानिक थे पुनेट और वैटसन ने, इन्होंने प्रयोग किया और उन्होंने बताया कि संलग्नता में क्या होता है कि एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन एक साथ जो होते हैं वंशागत होते हैं। लेकिन संलग्नता की जो विस्तृत व्याख्या था, संलग्नता की विस्तृत व्याख्या टीएच मॉर्गन ने दिया। टीएच मॉर्गन ने दिया, या हम इसको लिख सकते हैं मॉर्गन ने दिया था, ठीक है। यानी संलग्नता की विस्तृत व्याख्या किसने किया था, मॉर्गन ने किया था। कब किया था, तो सन 1910 में। संलग्नता की विस्तृत व्याख्या टीएच मॉर्गन ने दिया था, और कब किया था, 1910 में किया था, ठीक है। टीएच मॉर्गन का पूरा नाम कोई पूछता है आप लोगों से, तो आप वहां पे बता सकते हैं थॉमस हंट मॉर्गन। टीएच मॉर्गन का पूरा नाम क्या था, थॉमस हंट मॉर्गन। यानी संलग्नता की विस्तृत व्याख्या किसने की थी, मॉर्गन ने की थी। कब की थी, 1910 में। इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया, इन्होंने अपना प्रयोग, जो संलग्नता का इन्होंने अपना प्रयोग किया, इन्होंने अपना प्रयोग ड्रोसोफिला पे किया। ड्रोसोफिला पर किया, जिसको हम लोग कह सकते हैं, इसको फ्रूट फ्लाई के भी नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, फ्रूट फ्लाई, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताया, इतना चीज आप लोग याद रखोगे। मैं आपको इतना चीज पहले आपको क्लियर कर देता हूं। संलग्नता क्या है, तो एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति होती है, जिसे संलग्नता कहते हैं। जैसे मनुष्य में गंजापन, हिमोफीलिया, मायोपिया आदि। संलग्न जीन क्या होते हैं, तो जीन जो एक ही गुणसूत्र पर स्थापित होते हैं और एक साथ वंशागत होते हैं। एक साथ वंशागत का मतलब एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संलग्न जीन के नाम से जानते हैं। संलग्नता की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो पुनेट और वैटसन ने किया था। किस पर उन्होंने अपना प्रयोग किया था, उन्होंने अपना प्रयोग मीठी मटर पे किया। मीठी मटर का जो साइंटिफिक नेम होता है वह आपका होता है लथाइडस। लथाइडस पे इन्होंने अपना प्रयोग किया था। मीठी मटर को हम लोग वैज्ञानिक नाम में लथाइडस बोलते हैं।
संलग्नता की जो विस्तृत व्याख्या थी, यानी संलग्नता के विस्तार से जो बातें जो बताई वह टी एच मॉर्गन ने बताई। 1910 में इन्होंने अपना प्रयोग किया था, किस पे? ड्रोसोफिला पे अपना प्रयोग किया था, जिसको फ्रूट फ्लाई के भी नाम से जानते हैं। अब जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे संलग्नता मेंडल के नियम का अपवाद है। यानी मेंडल का जो तीसरा नियम था स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, वह कैसे स्वतंत्र अव्यूहन के नियम का अपवाद है, वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान देंगे, संलग्नता दर्शाने वाले लक्षणों के जीन, संलग्नता दर्शाने वाले लक्षणों के जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थापित होते हैं। ठीक है। जबकि मेंडल के स्वतंत्र अव्यूहन के नियम के अनुसार क्या था? तो स्वतंत्र अव्यूहन दर्शाने वाले लक्षणों के जीन अलग अलग जोड़ी गुणसूत्र पर अवस्थित होते हैं। अलग अलग जोड़ी गुणसूत्र पर अवस्थित होते हैं। ध्यान देंगे इस चीज को, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। संलग्नता दर्शाने वाले लक्षण के जो जीन होते हैं वो एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, यानी एक ही क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। जबकि मेंडल ने जो बताया था स्वतंत्र अव्यूहन के नियम में कि स्वतंत्र अव्यूहन दर्शाने वाले लक्षण के जीन जो होते हैं अलग अलग गुणसूत्र पर मौजूद होते हैं। यही कारण है कि उनमें विभिन्नता पाई जाती है। मेंडल ने यह बताया था कि जो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, ये मनुष्य में बहुत, ये जो संलग्नता है बहुत इसके कम उदाहरण देखने को मिलते हैं मनुष्य वगैरह में, लेकिन आजकल के कुछ लक्षण जो होते हैं वो परिलक्षित होते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि स्वतंत्र अव्यूहन के नियम के अनुसार क्या था कि स्वतंत्र अव्यूहन दर्शाने वाले लक्षण के जीन जो होते हैं अलग अलग जोड़ी गुणसूत्र पर, यानी अलग अलग जोड़ी क्रोमोसोम पर अवस्थित होते हैं, जबकि संलग्नता दर्शाने वाले जीन जो होते हैं एक ही गुणसूत्र पर अवस्थित होते हैं। इसीलिए यह संलग्नता, यह नहीं लिखेंगे, संलग्नता स्वतंत्र अपव्यूहन का सबसे बड़ा अपवाद है। अब देखिए यहां पे आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और चीज मैं आपको बता रहा हूं। संलग्नता दर्शाने वाले जीन दोनों गुणसूत्र पर अवस्थित होते हैं कि एक ही गुणसूत्र पर अवस्थित होते हैं? तो आप क्या बोलोगे? एक ही गुणसूत्र पर अवस्थित होते हैं। दूसरी बात आपसे पूछी जा सकती है कि स्वतंत्र अव्यूहन दर्शाने वाले लक्षणों के जीन अलग अलग जोड़ी गुणसूत्र पर अवस्थित होते हैं कि एक ही गुणसूत्र पर अवस्थित होते हैं? तो ये होगा अलग अलग जोड़ी पे। तीसरा आपसे पूछ सकता है कि स्वतंत्र अव्यूहन का सबसे बड़ा अपवाद क्या है? तो आप बोलेंगे संलग्नता। अगला क्वेश्चन यहां पे पूछ सकता है कि संलग्नता स्वतंत्र अव्यूहन का सबसे बड़ा अपवाद है, कैसे? तो आप ये कह सकते हैं क्योंकि संलग्नता दर्शाने वाले जीन एक ही गुणसूत्र पर अवस्थित होते हैं, जबकि स्वतंत्र अव्यूहन दर्शाने वाले जीन अलग अलग जोड़ी गुणसूत्र पर अवस्थित होते हैं, इसलिए संलग्नता स्वतंत्र अव्यूहन का सबसे बड़ा अपवाद है। ठीक है। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वह ये बताने वाला हूं कि संलग्नता समूह क्या होती है, यानी संलग्नता समूह की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। कई बार एग्जाम में आता है संलग्नता समूह, जैसे मान लीजिए मक्का के संलग्नता समूह की संख्या कितनी होती है। ठीक है, वो चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ये लास्ट टॉपिक है आज का। उसके बाद मैं अगले क्लास में जब आप लोगों को मिलूंगा तो आप लोगों को बताऊंगा लिंक क्रोमोसोम क्या होते हैं, ये चीज के बारे में मैं चर्चा करूंगा। संलग्न समूह,
ठीक है। संलग्न समूह को हम लोग अंग्रेजी में लिंकेज ग्रुप कहते हैं, लिंकेज ग्रुप। सबसे अब यहां पे जानेंगे संलग्न समूह होता क्या है, यानी संलग्न समूह कहते किसे हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं कि एक क्रोमोसोम पर स्थित एक क्रोमोसोम पर स्थित एक क्रोमोसोम पर स्थित समस्त जीन मिलकर एक क्रोमोसोम पर स्थित समस्त जीन मिलकर एक जीन समूह का निर्माण करते हैं। एक जीन समूह का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संलग्न समूह के नाम से जानते हैं। यानी एक क्रोमोसोम पर स्थित समस्त जीनों के जो समूह होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, संलग्न समूह कहते हैं। अब आप हमसे पूछिएगा कि संलग्न समूह क्या होता है, तो हम यही कह सकते हैं कि संलग्न समूह जो होती हैं वह अगुणित गुणसूत्र की संख्या के बराबर होती है। यहां पे याद रखेंगे इस चीज को, संलग्न समूह की संख्या, संलग्न समूह की संख्या इक्वल टू अगुणित क्रोमोसोम की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या। यानी संलग्न समूह की संख्या जो होती है अगुणित क्रोमोसोम की संख्या के बराबर होती है। आइए यही चीज आप लोगों को बताने वाले हैं, कैसे संलग्न समूह की संख्या अगुणित क्रोमोसोम की संख्या के बराबर होती है। मैं एक टेबल के अनुसार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दें। यहां पे हम ले रहे हैं जीव, यहां पे ले रहा है दूसरा द्विगुणित संख्या, क्रोमोसोम की द्विगुणित संख्या, द्विगुणित संख्या। यहां ले रहा है अगुणित संख्या, अगुणित संख्या। यहां पर ले रहा है संलग्न समूह, और यहां लिख देते हैं जोड़े। ठीक है, अगुणित संख्या के बराबर कहिए या जोड़े के बराबर कहिए, ये संलग्न समूह की संख्या होती है। यहाँ पे अगुणित, यहाँ पे ऑब्लिक देकर के लिख देते हैं जोड़े, जोड़े की संख्या। अगर हम एक जीव के बारे में जाने, जैसे मान लीजिए हम पाइसम सटाइम लेते हैं, यानी मटर का पौधा, जिसको साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइम। ये जो मटर का पौधा होता है, ये इसकी क्रोमोसोम की संख्या होती है 2n = 14। कितनी होती है, 2n = 14, यानी द्विगुणित अवस्था इसकी होती है 14। तो अगुणित अवस्था कितनी हो जाएगी बाबू, 7। तो यहां पे हमने क्या लिखा है, अगुणित क्रोमोसोम की संख्या जो होती है संलग्न समूह की संख्या के बराबर होती है। तो संलग्न समूह की संख्या कितनी होगी, 7। जोड़े कितने होंगे, 7। यानी आधे कर देंगे, क्रोमोसोम की जो संख्या होती है उसकी आधी संख्या को संलग्न समूह की संख्या के नाम से जानते हैं। अगर मनुष्य के बारे में जाने, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46। तो n = कितना हो जाएंगे, 23। संलग्न समूह कितना हो जाएंगे, 23, और जोड़े कितने होंगे, 23। अगर मक्का की बात करें, अगर मक्का की बात करें तो क्रोमोसोम की संख्या होती है 20, अगुणित क्रोमोसोम की संख्या होगी 10, संलग्न समूह होंगे 10, और जोड़े कितने होंगे, 10। अगर हम फ्रूट फ्लाई के अगर बात करें, यानी ड्रोसोफिला की बात करें, तो 2n = इसके क्रोमोसोम, ड्रोसोफिला की जो क्रोमोसोम क्या होती है वह 8 होती है। अगुणित संख्या हो जाएगी 4, संलग्न समूह होंगे 4, और जोड़े होंगे 4। यानी ये आप किसी भी जीव के क्रोमोसोम की अगुणित संख्या, यानी क्रोमोसोम की आधी संख्या को हम लोग संलग्न समूह के नाम से जानते हैं, वही संलग्न समूह की संख्या होती है। ठीक है, तो किसी भी, जैसे आप लोगों को एग्जाम में आता है कि पाइसम सटाइम के संलग्न समूह की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। ठीक है, तो किसी भी जीव की संलग्न समूह की संख्या होगा तो इसके हिसाब से आप ज्ञात कर लेंगे। ठीक है,
अब मैं जो आप लोगों को अगले जब क्लास में मिलूंगा तो आप लोगों को बताऊंगा कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, यानी मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है और जुड़वा बच्चे का जन्म कैसे होता है। ठीक है, अगर ये आपको हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं ऐसे ही आपको एक एक करके और एक एक टॉपिक को देखते हुए मैं आपके ये पूरे बायोलॉजी के जो 12th क्लास के बुक हैं ये मैं पूरे कंप्लीट करूंगा। कहीं भी कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट में लिख करके मुझे सलाह या कोई भी चीज हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसे मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।